Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to uncover your balance of payment for ISC class 12 economics. This is your chapter 15. So I hope आपको मेरे content पसंद आ रहे हैं. If you're liking my content and my explanation, then I would request you to please show some support to my YouTube channel by liking, sharing, subscribing, because it takes a lot of efforts to make such quality explanation and content for you guys, and without your support and blessing I am nothing. So thank you to all my existing viewers who has been sharing so much of love onto me. And if you are watching my video for the first time, then I would request you to please subscribe to this channel, क्योंकि यहाँ पे ISC related economics and English and later part of the year commerce का भी quality content आपको मिलेगा. ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वन शॉट वीडियो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का. इसी में मैं पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ही बार में कवर अप करा दूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका. First thing first, what is a balance of payment? Basically, balance of payment is going to be your international accounting. हम डोमेस्टिक अकाउंटिंग तो करते ही है. एज एन अकाउंट स्टूडेंट आपने ऑलरेडी अकाउंटिंग किया होगा, राइट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. बट जब बेसिकली कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ होम कंट्री, यानी जिस कंट्री में हम लोग रिसाइड करते हैं उसको होम कंट्री बोलते हैं, एंड बाकी सारे रेसिडेंट्स के बीच में, यानी रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री और द इंटरनेशनल कंट्री, उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है. ठीक है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी आप बोल सकते हो. Why am I saying economic transaction? Because only those transactions which can be expressed in terms of money, they are to be recorded in the balance of payment account. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो आइए देखते हैं मीनिंग क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. व्हाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो फॉलोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, अकाउंटिंग के लॉज इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं. सो इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन से हो गए? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. Monetary transactions, only those transactions which can be measured in terms of money, they are to be recorded in balance of payment or in the books of accounts as well, जो आपने किया होगा. किसके बीच में? There are two parties in BOP. ठीक है, two parties in BOP. One is basically your recipient and other is your payee. So हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम लोग उसको रिकॉर्ड करेगा बिटवीन द रेसिडेंट्स. रेसिडेंट मतलब आप समझते हो वो लोग जो रिसाइड करते किसी कंट्री में. सो रेसिडेंट्स ऑफ होम कंट्री. होम कंट्री का मतलब हो गया आपका रिपोर्टिंग कंट्री. यहां लिख दे रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग कंट्री, यानी जिस कंट्री में आप रिसाइड करते हो उसको होम कंट्री बोलेगा हम लोग. ऑफ रिपोर्टिंग कंट्री एंड फॉरेन कंट्री. फॉरेन यानी इंटरनेशनल कंट्री, जो हमारे देश को छोड़ के बाकी सारा देश है उनके बीच में, दे आर द टू पार्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड इन अ ईयर का मतलब हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग भी जो बनेगा वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि उसको एक पीरियड के लिए, एंड वो कौन सा पीरियड हो गया? रेंजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो वो एक पीरियड के लिए या एक लेंथ के लिए या एक ड्यूरेशन के लिए आप बना रहे हो. ठीक है, तो उस हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया. आई होप आपको मीनिंग क्लियर है. दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ होम कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री इन अ ईयर, एक साल के लिए. ठीक है. नाउ जैसे अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन के भी दो एस्पेक्ट होंगे. ठीक है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक तो डेबिट साइड और दूसरा आपका क्रेडिट साइड. हम आपने अकाउंटिंग जब क्लास 11 में किया होगा तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए गए होंगे. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. यहां पे जो एंट्री करने का कॉन्सेप्ट लगेगा वो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, दैट विल बी एसोसिएटेड विथ योर नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वी डू डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. सो जितना भी एक्सपेंस होता है या पेमेंट होता है उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, जितना भी गेन होगा या इनकम या रिसीट्स आएंगे
उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसी को पकड़ते हुए हमारा दो एस्पेक्ट बनेगा, एक तो डेबिट एस्पेक्ट एंड दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट, जहां पे डेबिट साइड में हम लोग सारे पेमेंट्स को शो करेंगे, यानी वो पैसा जो हमारे देश से निकल के बाहर जा रहा होगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड बाहर से जितना भी पैसा अंदर आएगा यानी जो भी हमारा रिसीट्स या इनकम होगा बाहर से उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, सो ऑल द पेमेंट्स ऑन द डेबिट एंड ऑल द रिसीट्स ऑन द क्रेडिट साइड, या इसको आप आउटफ्लोज या इनफ्लोज के टर्म्स में भी बोल सकते हो। पेमेंट मतलब पैसा बाहर जा रहा है, सो इट इज एन आउटफ्लो फॉर अस, so it will appear on the debit side, and पैसा अगर अंदर आ रहा है so it is inflow of the currency, पैसा penetrate हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, so it will be shown on the credit side of balance of payment. I hope इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में नाउ कैटेगरीज से पहले भी कंपोनेंट्स भी आएगा, अकाउंट्स। ठीक है, कितने अकाउंट बनाए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में? दो टाइप का अकाउंट बनता है, एक है आपका करंट अकाउंट एंड देन दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में हम लोग बेसिकली रेकरिंग, वो ट्रांजैक्शंस विच आर रेकरिंग या डे टू डे है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग शो करते हैं अपना करंट अकाउंट में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वो सारे ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स या इंपैक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री, जो भी देश का एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, यानी करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा जो कि एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, जो डे टू डे कोर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटेंशन या पर्सपेक्टिव की वजह से, इकोनॉमिक मोटिव की वजह से, लेन देन करने की वजह से जनरेट हो रहा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फ्लोज दिखाया जाएगा, यानी वो ट्रांजैक्शन जो कि एसेट एंड लायबिलिटी दोनों को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, नाउ करंट अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर में। यहां से हम लोग कर रहे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, we are doing the components of current account and capital account. Now current account को दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक तो करंट अकाउंट में हम लोग शो करेंगे विजिबल ट्रेड। विजिबल मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद टैंजिबिलिटी। ठीक है, विजिबल यानी जिसको देख सकते हैं, मतलब समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद टैंजिबिलिटी। टैंजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि विजिबल ट्रेड में आएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स दिखाया जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जहां पे अगर गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है, अगर इन गुड्स को एक्सपोर्ट, एक्स स्टैंड्स फॉर योर एक्सपोर्ट, आपने किया होगा एक्स माइनस एम, याद होगा आपको। सो दिस एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, सेकेंड अल्फाबेट को ले रहे हैं, एंड एन स्टैंड्स फॉर योर इंपोर्ट्स, सेकेंड अल्फाबेट को ले रहे हैं। जहां पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी गुड को इंडिया से अब्रॉड, अगर हमने बेचा तो उसके बदले पैसा मिलेगा हमें, रिसीट्स आएगा, यानी कि इनफ्लो ऑफ करेंसी होगा, पैसा अंदर आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, सो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है, एनी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन वहीं अगर हम लोग कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर से मंगा रहे हैं, मतलब कि उसके बदले हम लोग पैसा देंगे, राइट, पेमेंट होगा, इट्स अ पेमेंट, सो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा एंड उसको अपीयर किया जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड एंड इंपोर्ट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनविजिबल ट्रेड। नाउ इनविजिबल ट्रेड में तीन चीज दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज, वो भी कौन सा वाला? नॉन फैक्टर। फैक्टर सर्विस का बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, ये सारा सर्विसेज का बात हो रहा है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको दिखाया जाएगा। उसका एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग दिखाया जाएगा इनविजिबल ट्रेड में। दूसरा आ जाएगा आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो हो गए
जो वन साइडेड होता है, मैंने नेशनल इनकम में भी आपको बताया था ना, ट्रांसफर पेमेंट दे आर यूनिलैटरल, यानी वन साइडेड, गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन, ये सब यूनिलैटरल हो जाएगा, जिसके बदले देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, मतलब सिर्फ आपको देना है, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, या तो आपको मिल रहा है, बदले में आपको कुछ नहीं देना है। सो दे आर वन साइडेड, वो शो किया जाएगा इनविजिबल ट्रेड में। एंड तीसरा हो जाएगा अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम जैसे क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, या डिविडेंड हो गया, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे आपके अदर इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। अब तीनों ही कैटेगरी, सर्विस, यूनिलैटरल या अदर इनकम, या तो रिसीव हो रहा है या तो आप पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में। सपोजिटली सर्विस को पकड़ते हैं, अगर इंडिया ने कोई सर्विस इंपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने कोई सर्विस अब्रॉड से लिया, तो इंडिया उसके बदले पेमेंट करेगा, यानी वो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर से पैसा बाहर जा रहा है, सो इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर इंडिया ने कोई सर्विस एक्सपोर्ट किया, बाहर बेचा, तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा बाहर के कंट्री से, सो इनफ्लो हो रहा है, देयरफॉर इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिमिलरली अगर इंडिया ने कोई यूनिलैटरल पेमेंट रिसीव किया, यूनिलैटरल रिसीट्स आए या इनकम आया, तो इनफ्लो हो रहा है, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन इंडिया ने अगर कोई यूनिलैटरल पेमेंट दिया, पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। इंडिया अगर अदर इनकम, यानी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या फिर कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर रिसीव कर रहा है, बाहर से पैसा उनको मिल रहा है, तो अगेन इनफ्लो होगा, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन अगर इंडिया पेमेंट कर रहा है, किसी भी टाइप का अदर इनकम, डिविडेंड दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, तो फिर आउटफ्लो होगा, इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। सो आपको जो मार्क्स मिलेगा कंपोनेंट में, वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर ही मिलेगा, कि क्या उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा या क्रेडिट साइड में करेगा, क्यों करेगा, पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, रिसीट है या पेमेंट है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। आई होप दैट इज क्लियर। सो करंट अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो विजिबल ट्रेड का विजिबल अकाउंट बनाएंगे और इनविजिबल बनाएंगे। विजिबल में खाली टैंजिबल गुड्स आएगा, इनविजिबल में आपका सर्विस, यूनिलैटरल एंड अदर इनकम आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद टॉकिंग अबाउट आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो आइटम दिखाएंगे, या तो कैपिटल रिसीट्स आ रहा है या तो कैपिटल पेमेंट हो रहा है। कैपिटल रिसीट्स किस तरीका से आ सकता है? पहला तो कैपिटल रिसीट्स आता है ऑन लोन्स। किसी भी प्रकार का अगर आपने बोरोइंग किया है, अगर आप बोरो कर रहे हो, तो खुद ही सोचो ना, इट्स अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि आप लोन तो रेगुलरली नहीं लेते हो, राइट? इट इज नॉन रेकरिंग। कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आएगा वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, डे टू डे कोर्स ऑफ एक्शन में जनरेट नहीं होता है। सो लोन आप रोज रोज नहीं लेते हो, तो वो एक प्रकार का कैपिटल रिसीट हो गया आपके लिए। या तो फिर एक और तरीका से क्या आ सकता है कैपिटल रिसीट, जब आपके पास कोई आपका इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी चीज में आपने पैसा लगा के रखा है, उसको अगर आप बेच दो, इफ यू सेल दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो उसके अगेंस्ट भी आपको रिसीट पैसा मिलेगा, राइट? कोई लैंड था, लैंड आपने बेच दिया, तो रिसीट आया आपके हाथ में। लैंड को तो आप रोज रोज नहीं बेचते हो, राइट? तो वो भी आपका कैपिटल रिसीट में आ जाएगा। सो दूसरा कंपोनेंट होगा कैपिटल रिसीट का डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ अकाउंटिंग लॉजिक आप खुद सोचो, अगर आप लोन लेते हो तो वो आपका लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। एंड अगर आप डिसइन्वेस्ट करते हो, मतलब आपका एसेट था उसको आपने बेच दिया, तो वो आपका एसेट्स को रिड्यूस करेगा। तो कैपिटल रिसीट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच ईदर brings an increase in the financial liability or reduction in the financial assets. I repeat again, it's a receipt which brings an increase in the financial liability or a reduction in the financial assets. उसी को हम लोग कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है? टॉकिंग अबाउट कैपिटल पेमेंट, इसमें भी दो ही कंपोनेंट है कैपिटल पेमेंट का। एक तो हो जाएगा रीपेमेंट। किसका रीपेमेंट? रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जो भी आपने उधार लिया था उसको आपने चुकाना शुरू कर दिया, सो रीपेमेंट ऑफ लोन्स आ जाएगा एक तो। एंड दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा पेमेंट आप किस लिए करते हो? जब भी आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ खरीदना है तो उसके लिए आप पेमेंट करते हो, रोज रोज तो नहीं करते हो, राइट? तो वो भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट है। सो इन अदर वर्ड्स, आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो, कोई चीज में पैसा लगाते हो, तो उसके लिए आप पेमेंट करते हो, उसको हम लोग कैपिटल पेमेंट बोलेंगे। सो अगर आपने अपना लोन चुका दिया तो आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा? आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम, रिड्यूस। एंड अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करते हो तो आपके एसेट्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग, बढ़ जाएंगे। सो कैपिटल पेमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैपिटल पेमेंट्स आर दोस पेमेंट्स
which brings a reduction in the financial liability and an increase in the financial assets. जो लाइबिलिटी घटाता है एसेट बढ़ाता है उसको कैपिटल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे कैपिटल फ्लोज जनरेट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे कैपिटल फ्लोज जनरेट होते हैं। कैपिटल फ्लोज को आप कैपिटल मूवमेंट भी बोल सकते हो, दैट देयर इज अ कैपिटल मूवमेंट बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। नाउ ये मूवमेंट जब खुद ब खुद यानी ऑन इट्स ओन, जब अपने आप होता है ऑन इट्स ओन, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रिगार्डेड एज योर ऑटोनॉमस फ्लो, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज योर ऑटोनॉमस फ्लो। आपने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में किया है ना, ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंट, यानी खुद ब खुद, यानी विद द इंटेंशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, पैसा कमाने के चक्कर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिसइन्वेस्ट कर रहे हो एक इकोनॉमी के अंदर से, तो रेगुलर कोर्स में आपका अपने आप ही पैसा जनरेट हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक इंटेंशन। बट एक टाइप का फ्लो होता है जो जानबूझ के किया जाता है, यानी when it is done deliberately, ठीक है। when it is done deliberately यानी जानबूझ के जब किया जाता है, deliberately इस जानबूझ के, तो उसको हम लोग accommodating बोलते हैं, that is regarded as accommodating flow। नाउ अकोमोडेट क्यों किया जाता है, कारण क्या है अकोमोडेटिंग बनाने का? इसका मेन कारण होता है टू ब्रिंग बीओपी बैक टू इक्विलिब्रियम, टू ब्रिंग बीओपी बैक टू इक्विलिब्रियम। अब नाम देखो ना कैसा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम है बैलेंस। बैलेंस मतलब अकाउंटिंग लॉजिक है, तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड में हमेशा इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब अगर आपका पेमेंट ज्यादा था रिसीट से, मतलब कि आपने ज्यादा आउटफ्लो, ज्यादा पैसा गवाया है दैट व्हाट यू हैव अर्न्ड, इनफ्लो से ज्यादा, तो उस टाइम पे आपने अगर बैंकिंग चैप्टर अभी तक पढ़ लिया है, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट अगर आपने खुद पढ़ा होगा तो उसमें सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन आता है विच इज रिगार्डेड एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मतलब सेंट्रल बैंक के कस्टडी में सारे कंट्री का फॉरेन करेंसी एज अ रिजर्व मेंटेन्ड है। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हुआ, डेफिसिट मतलब कि हमारा पेमेंट ज्यादा है रिसीट से, हमने ज्यादा पैसा पे किया है बाहर के देशों को जितना उससे कमाया है, ठीक है, उससे ज्यादा, तो इन दैट केस आरबीआई क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उनके पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स बना होता है उसी को यूज करता है मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करके या अकोमोडेट करके, अकोमोडेट करने का मतलब पोजीशन करके, एंड डेफिसिट को वाइप आउट करता है। रिजर्व्स को लेगा, निकालेगा और इंजेक्ट कर देगा ताकि डेफिसिट वाइप आउट हो जाए। एंड अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हुआ, सरप्लस मतलब अगर हमारा रिसीट ज्यादा हुआ दैट पेमेंट, हमने ज्यादा कमाया है बाहर से जितना हमने पेमेंट नहीं किया है, तो इन दैट केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सरप्लस होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा इकोनॉमी के अंदर जो घूम रहा होगा, उसको परचेज करके रिजर्व्स बना के रख लेगा एंड वापस से इक्विलिब्रियम में ले आएगा। मतलब कि जब जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, मतलब ये सरप्लस ला के देगा, राइट, सरप्लस बीओपी का कारण बनेगा। तो इन दैट केस हमारा आरबीआई मेक्स रिजर्व्स, आरबीआई रिजर्व्स बना लेगा इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या इसको वाइप आउट करने के लिए। एंड जब जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, यानी कि अगर डेफिसिट होगा बीओपी में, if there would be a deficit BOP, then RBI क्या करेगा, RBI releases reserves, जो उनके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होगा उसको रिलीज करके अकोमोडेट कर देगा। यही हिस्सा पार्ट है आपका अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो का, ठीक है, इसी को हम लोग अकोमोडेट करना बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैपिटल फ्लोज कितने टाइप के होंगे। अब एक और चीज, कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है, यानी ये जो आप इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट और ये सब देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है, किस प्रकार से होता है। देखिए कैपिटल ट्रांजैक्शन दो तरीका से हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। एक को हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
और एक होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी कंट्री में जाके वहां पे कोई एक एंटरप्राइज, कोई एक बिजनेस स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर कंट्री में उस बिजनेस का ओनरशिप अक्वायर करना चाहते हो। सो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज अंडरटेकन, इज डन विद द मोटिव ऑफ acquiring ownership over business in a particular country. That is why foreign direct investments are done. Now FDI भी आप दो तरीका से कर सकते हो, या तो आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले जाओ किसी दूसरे देश में, वहां पे एक नया ब्रांच पूरी स्टार्टअप कर दो, सेटअप कर दो, तो वहां आपके बिजनेस के आप दूसरे देश में भी एक ओनर बन जाओगे। या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस का, किसी दूसरे कंट्री में एग्जिस्टिंग बिजनेस का अगर आप 51% से ज्यादा इक्विटी यानी शेयर्स परचेज कर लेते हो उस कंपनी का, तो भी आप ओनर बन जाओगे। ठीक है, दैट इज हाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर डन। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप खाली रिटर्न्स, पैसा यानी इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के इंटेंशन से इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा दिया, आपको ओनरशिप अक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस अपना पैसा को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपना रिटर्न्स बढ़ा सको, आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सको। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपका पोर्टफोलियो क्या है, वेल्थ पोर्टफोलियो बताइए, मतलब कितना गोल्ड में लगाया है, कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना प्लांट है, मशीनरी है, बिजनेस नेटवर्क वगैरह, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। यानी आप अपना वेल्थ को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उसी को हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड वगैरह ऑफ द इंटरनेशनल कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। खाली रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना ही आपका इंटेंशन होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। नाउ अब दोनों ही सोच लीजिए, दोनों ही यानी एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया अंडरटेक्स, यानी इंडिया कर रहा है इन अब्रॉड, इंडिया अगर अपना कोई इंडियन रेसिडेंट अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जाके कर रहा है, मतलब मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, मैं बाहर जाके अपना एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, या मैं बाहर के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं। सो बेसिकली पैसा क्या हो रहा है, इंडिया से निकल के बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बोल के, इट्स अ पेमेंट बेसिकली दैट आई एम डूइंग, वो पैसा बाहर जा रहा है। सो इट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो, एंड उस आउटफ्लो की वजह से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा आपका डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में। बट वहीं फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन अंडरटेक्स, अगर कोई फॉरेन कंट्री अंडरटेक करता है एफडीआई या पोर्टफोलियो इन इंडिया, यानी हमारे देश के अंदर में कोई अगर पैसा लगा रहा है, कोई पैसा लेके आ रहा है, तो मतलब कि वो आएगा इनफ्लो, वो पैसा बाहर से अंदर आ रहा है, एंड इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। आपको मार्क्स बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से ही मिलेगा कोई पॉइंट का। अगर आप पॉइंट एक्सप्लेन नहीं भी करते हो, अकाउंटिंग लॉजिक समझाते हो, उसके लिए आपको नंबर दिया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। तो इस हिसाब से जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाया जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। एक तो है आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और दूसरा है आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन अकाउंट बनता है इन टोटल, विच इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या बताता है, ट्रेड खाली विजिबल के बारे में बताता है। ठीक है, सिर्फ विजिबल के बारे में बताता है, यानी गुड्स के बारे में बताता है। यानी यहां पे हम लोग शो करेंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आएगा आपका ट्रेड में। वहीं अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के बारे में बताएं, तो करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है, मतलब विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम, वो दोनों को ही शो किया जाएगा। तो यहां हम लोग दिखाएंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी विजिबल आइटम प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ठीक है, बैलेंस ऑफ विजिबल प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल में आपका सर्विस, यूनिलैटरल, अदर इनकम सब आ गया। ठीक है, प्लस आपके बुक में बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स भी दिया है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। इनविजिबल के अंदर एवरीथिंग हैज बिन कवर्ड। एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे कैपिटल रिसीट्स प्लस नॉट प्लस, माइनस कैपिटल पेमेंट।
ठीक है, कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल पेमेंट शो किया जाएगा। सो बेसिकली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा तो उसमें सिर्फ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, जो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ऑलरेडी करंट अकाउंट के अंदर है, तो उसको सेपरेटली दोबारा से ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा, एक बार से ज्यादा काउंट हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नाउ 3 स्टेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसीट्स और पेमेंट दिखा रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ 3 चीज क्या हो सकता है। या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना एक्सपोर्ट हुआ है उतना ही इंपोर्ट हुआ है, बराबर है सब कुछ, तो इक्विलिब्रियम हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मान लेते हैं हो ही सकता है इक्विलिब्रियम। एंड एंड में अगर ना भी हो इक्विलिब्रियम में, तो एंड में तो हमें उसको इक्विलिब्रियम में लाना ही है थ्रू अकोमोडेटिंग कैपिटल, कि अगर सरप्लस आया तो फिर आरबीआई घुसेगा एंड जितना भी एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी है उसको परचेज करके रिजर्व बना के रख लेगा। लेकिन अगर डेफिसिट आया बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो भी आरबीआई इंटरवीन करेगा एंड जितना शॉर्टेज है अपना रिजर्व में से निकाल के उसको इंजेक्ट करके स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। सो बेसिकली आरबीआई का काम ये है एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कि वो एक्सचेंज रेट जो होता है, कि सपोजिटली $1 इज इक्वल टू 80 इंडियन रुपीज, तो वो 80 कल को 90 अचानक से 100, 110, 120 ना हो जाए, स्टेबलाइज रहे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ना आए। वही काम है आपका आरबीआई का करने का। तो ठीक है, एक तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम यानी जब रिसीट्स और पेमेंट दोनों बराबर होंगे, यानी जो अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों बराबर है, तब वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। या तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो सकता है। सरप्लस मतलब आपका अगर रिसीट ज्यादा हो पेमेंट से तो सरप्लस आ जाएगा, नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में भी आ सकता है, जब आपका पेमेंट ज्यादा होगा रिसीट से तो डेफिसिट आ जाएगा। अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो अच्छा बात है, होना ही चाहिए, हमेशा इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट से, लेकिन ऐसा होता नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डेफिसिट में होता है। ठीक है, बुरा हालत है। हम इतना ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड से ऑब्सेस्ड है खरीदने के लिए कि वी फॉरगेट टू परचेज आवर डोमेस्टिक ब्रांड और वी लुक डाउन अपॉन आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हमारे देश के अंदर में बनता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट इंडिया का बीओपी हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। अगर बीओपी सरप्लस में तो अच्छा बात है, होना ही चाहिए। इक्विलिब्रियम में है तो भी एक बार के लिए ठीक है, बट देन इक्विलिब्रियम इज लाइक अ वार्निंग कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना है अपना एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, कुछ करना पड़ेगा जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। एंड अगर डेफिसिट में है तो दैट पोजेस अ थ्रेट, तो फिर इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा संकेत है। तो आइए देखते हैं डेफिसिट का कारण क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंड उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर कॉजेज ऑफ, आप डेफिसिट बीओपी तो बोलोगे ही, डेफिसिट को आप नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हो बीओपी में, नेगेटिव बीओपी, या उसको एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग होता है बैड, खराब, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा खराब है। तो नेगेटिव बीओपी या एडवर्स बीओपी या डेफिसिट बीओपी का कारण क्या है। नाउ इतना आप याद रखिएगा कि डेफिसिट तब आता है जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से। ठीक है, व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। तो उसके कारण को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीजन इज फॉल इन फॉरेन डिमांड। आप सोचिए कि इंडिया कुछ गुड्स है जो कि किसी भी फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। ठीक है, वहां पे उनका कुछ भी हिसाब किताब खराब हुआ, उनका टेस्ट प्रेफरेंस एनीथिंग हैपेंड, वो लोग खुद गुड्स बनाना शुरू कर दिया एंड उसकी वजह से दे स्टॉप्ड परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अस। इंडिया से फॉरेन कंट्री ने गुड्स खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उनका डिमांड कम हो गया है हमारे गुड्स को लेके। Could be because of any reason, because of the change in taste and preferences, or because of the change in the political system of their country, or could be any XYZ reason. So, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था क्योंकि उनका डिमांड कम हो गया हमारे गुड्स के लिए, तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा और इंडिया का इंपोर्ट अभी भी उतना का उतना ही है। उन्होंने डिमांड कम कर दिया तो इंडिया का एक्सपोर्ट तो ड्रॉप हो गया, बट इंडियन इंपोर्ट, इंडिया जो इंपोर्ट करते हैं बाकी देश से, वो तो उतना का उतना ही है। सो इन दैट केस इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट एंड दैट विल लीड टू डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. I hope that is clear. First point. Second point is inflationary pressure in the country. Now, if India is undergoing a stage, a condition of hyperinflation, यहाँ पे prices बहुत ज्यादा increase होते जा रहे हैं. Don't you think कि जो भी हमारा buying country होगा, मतलब जो हमसे goods खरीद रहा होगा, वो alternative खोजना शुरू कर देगा? अगर इंडिया में गुड्स बहुत महंगा मिलता है तो शायद लोग चाइना के पास शिफ्ट कर जाएंगे वही गुड्स को परचेज करने के लिए जहां पे सस्ता पड़ेगा. सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा, इंपोर्ट अभी भी उतना ही है. प्लस इंडिया एट द सेम टाइम क्या देखेगा,
बोलेगा कि अगर हमारे देश में हमें गुड्स बनाना इतना महंगा पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो उससे अच्छा है हम लोग भी इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, सस्ता में कोई चीज मंगा लेते हैं। सो इन दैट केस इंपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी कम होगा और उससे भी आपका डेफिसिट आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। जब हमारा कंट्री का रुपी यानी इंडिया का रुपी, इंडिया का करेंसी अगर अप्रिशिएट करे, अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सपोजिटली अगर $1 का रेट चल रहा था से ₹80, नाउ $1 इफ इट बिकम्स ₹60, ठीक है, इफ इट बिकम्स 60, तो इसको हम लोग बोलेगा कि ये हमारा अप्रिसिएशन हुआ। अब आप बोलेगा कैसे भैया, अप्रिसिएशन तो 80 से 100 होता तो अप्रिसिएशन बोलता, नहीं ये तो आप 60 कर दिया, अप्रिसिएशन कैसे हुआ? अरे बुढ़बा, ऐसे सोचो कि $1 लेने के लिए पहले आपको ₹80 देना पड़ता था, अब $1 को अक्वायर करने के लिए आपको ₹20 कम देना पड़ रहा है, कम पैसा खर्चा हो रहा है, तो आपका वैल्यू या आपका परचेजिंग पावर, उस डॉलर को परचेज करने का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ ना, तो उसी को हम लोग अप्रिसिएशन होना बोलते हैं। सो अप्रिसिएशन का मतलब रेट बढ़ना नहीं होता है, अप्रिसिएशन का मतलब होता है राइज इन वैल्यू। वैल्यू मतलब हो गया राइज इन परचेजिंग पावर, ठीक है, राइज इन परचेजिंग पावर यानी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारा करेंसी जब ज्यादा कम पैसे में ज्यादा फॉरेन करेंसी को खरीद पाए, यानी रुपी, कम रुपी देके अगर आप ज्यादा डॉलर खरीद पाओ तो उसको हम लोग अप्रिसिएशन बोलेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारा करेंसी अप्रिशिएट कर गया, मतलब 80 से अगर डॉलर का रेट 60 हो गया, डोंट यू थिंक अब हमें इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा? जहां पहले अगर इंपोर्ट करते तो ₹80 देना पड़ता, अब अगर कोई चीज इंपोर्ट करेंगे तो ₹60, कम पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए कम इंडियन रुपी देना पड़ेगा। तो आप किसको पुश करोगे? आप अपना इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे, आप अपना इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे आफ्टर अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन होने के बाद। एंड उल्टा एक्सपोर्ट में तो नुकसान हो रहा है इंडिया को, पहले जब इंडिया एक्सपोर्ट करता तो ₹80 मिलता, अब अप्रिसिएशन होने के बाद अगर इंडिया कोई भी गुड एक्सपोर्ट करता है और डॉलर कमाता है तो उस पर ₹20 कम मिलेगा इंडिया को। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में नुकसान हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो वापस से इंपोर्ट विल बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट एंड डेफिसिट आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर में, डेफिसिट बीओपी आ जाएगा, ठीक है। सो अप्रिसिएशन की वजह से भी आपका डेफिसिट आता है। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सपोजिटली मान लीजिए इंडिया का जो असम है, असम टी एक्सपोर्टर है, मेजर टी एक्सपोर्टर है, बहुत सारा टी एक्सपोर्ट करता है बाहर, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, सूखापन आ गया, उसकी वजह से टी प्रोडक्शन इस साल कम हो गया है, तो मतलब इंडिया कम एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट तो गिर गया। प्लस अगर कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई अगर हमारे इकोनॉमी में कम हो गया है एंड वो डोमेस्टिक डिमांड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारे देश को बाहर के देश से कुछ खरीद के उसका सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इन दैट केस इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। दैट सपोजिटली अगर टी का शॉर्टेज हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि असम का इस बार टी प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी गिरेगा। साथ ही साथ टी का शॉर्टेज इंडिया के अंदर में होने की वजह से इंडिया को बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अपने लोग का डिमांड को फुलफिल करने के लिए। एंड दोनों ही केस में आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, डेफिसिट आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। एंड देन पॉपुलेशन प्रेशर। अगर इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, जो कि इंक्रीज हो ही रहा है, इंडिया चाइना को भी सरपास कर चुका है, नथिंग टू से अबाउट दैट। सो अगर इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो जो गुड्स हम लोग बाहर भेजते थे सबसे पहले उसको कम करके यहां के लोगों को खिलाना पड़ेगा। सो इन दैट केस जो हमारा जीडीपी का कुछ हिस्सा जो बाहर जाता था, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गया है, वो पहले डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने में यूज किया जाएगा। सो इन दैट केस एक्सपोर्ट्स भी गिरेगा। एट द सेम टाइम अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो एंड हमारा खुद का प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना नहीं कि सबके डिमांड को फुलफिल कर सके, तो इन दैट केस हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा बाहर के देश से। सो दोनों ही केसेस में एक्सपोर्ट गिरा, इंपोर्ट बढ़ा, डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। So these were your reasons for adverse BOP, causes for adverse BOP. Now rectification, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है या ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर अप्रिसिएशन से डेफिसिट आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है सबसे पहला डेप्रिसिएशन। अब आप खुद ही सोचिए, अगर अप्रिसिएशन हुआ मतलब डॉलर का रेट जो है वो कम होते जा रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डॉलर पहले 80 पे था, अब 60, 40, 30 पे अगर आ जाए, इन दैट केस इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो लोग इंपोर्ट करना चालू कर देंगे। एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है तो एक्सपोर्ट कम कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा डॉलर्स का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो गया है।
सप्लाई है नहीं उतना, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर्स एंड शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। अगर इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो मतलब इंडिया को पेमेंट करने के लिए ज्यादा डॉलर्स का रिक्वायरमेंट भी है, और एक्सपोर्ट अगर नहीं होगा तो उतना सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है डॉलर का बोल के डॉलर के शॉर्टेज होने की वजह से रेट भागना शुरू हो जाएगा। तो वही हमारा डेप्रीसिएशन कहलाता है। डेप्रीसिएशन होता है अगर सपोजिटली $1 वॉज ₹60 एंड सेम वही डॉलर के लिए अब मुझे अगर ₹80 या ₹90 देना पड़ जाए, 90 देना पड़ जाए, तो मुझे तो डॉलर महंगा पड़ा ना, यानी मेरा परचेजिंग पावर जो है डॉलर को लेके वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी परचेजिंग पावर, कि डोमेस्टिक करेंसी का परचेजिंग पावर जो है, यानी रुपी का जो परचेजिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो कम हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, आप खुद ही देखिए कि अगर डॉलर का रेट भाग रहा है 60, 80, 90 हो रहा है, तो पहले इंपोर्ट करते थे 60 रुपए चुकाना पड़ता था, अब 80 या 90 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, महंगा पड़ रहा है अब आपको, तो आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट को कर दोगे कम, एंड उल्टा एक्सपोर्ट्स बिकम प्रॉफिटेबल, राइट, वी गेट अ प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करने में ज्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि पहले अगर एक्सपोर्ट करते तो 60 मिलता, अब करेंगे तो डॉलर के हिसाब से 80 या 90 मिलेगा। तो आप क्या एनकरेज करोगे, आप एक्सपोर्ट को एनकरेज करोगे, तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, हम लोग सरप्लस की तरफ आ जाएंगे, डेफिसिट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो पहला तरीका है आपका डेप्रीसिएशन, अगर करेंसी डेप्रीशिएट हो जाए। अब देखिए अगर डेप्रीशिएट ना हो खुद ब खुद, ठीक है, अगर ना हो खुद ब खुद, तो फिर आरबीआई आके डीवैल्यूएशन भी कर सकता है। अब डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है। डेप्रीसिएशन मतलब डॉलर अगर 60 से 80, 90 हो रहा है, डीवैल्यूएशन मतलब भी यही होता है कि डॉलर 60 से 80, 90 हो रहा है। लेकिन डेप्रीसिएशन होता खुद ब खुद है, डेप्रीसिएशन हैपेंस ऑन इट्स ओन, एंड डीवैल्यूएशन इज डेलिबरेटली, जानबूझ के किया जाता है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई डीवैल्यू कैसे करेगा, यानी हमारा करेंसी का वैल्यू को कम कैसे करेगा, मार्केट में जितना डॉलर्स है सबको खरीद लेगा एंड शॉर्टेज क्रिएट करके अपने पास रिजर्व बना के रख लेगा। आरबीआई purchases the excess dollar which is there in the market and keeps it with itself in the form of reserves, रिजर्व बना के अपने पास रख लेता है, ताकि शॉर्टेज हो जाए, रेट भागना शुरू हो जाए डॉलर का। तो जैसे ही रेट भागेगा तो वापस से इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स प्रॉफिटेबल हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओगे, इंपोर्ट को कम करोगे, डेफिसिट वाइप आउट हो जाएगा। सो डेप्रीसिएशन इज एंड डिवैल्यूएशन इज द सेम थिंग, it is just depreciation happens on its own and devaluation is done by RBI. I hope that is clear. Next is import control. कोटा लगाइए। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, के एक लिमिट से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ये एक तरीका हो गया इंपोर्ट को कंट्रोल करने का। या फिर टैरिफ्स को इंक्रीज कर दीजिए, मतलब कि टैक्सेस को बढ़ा दीजिए। अगर आप इंपोर्ट करोगे कुछ लग्जूरियस आइटम या कोई ब्रांडेड चीज इंपोर्ट करोगे तो आपको उसके ऊपर हेवी टैक्सेस पे करना पड़ेगा, हेवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। तो इसके थ्रू इंपोर्ट को चेक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है डेफिसिट को वाइप आउट करने के लिए। चौथा इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, वो गुड्स जो हमारे देश के अंदर में बनता है उनको इंसेंटिवाइज करिए। इंसेंटिवाइज यानी उनको मोटिवेशन दीजिए, उनके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए, उनके लिए टैक्सेस कम कर दीजिए, उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल कम कर दीजिए। अगर वो लोग बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगाते हैं ताकि मेक इन इंडिया हो सके, इंडिया के अंदर गुड्स बन के बाहर बेचा जा सके, उस पर थोड़ा सा इंसेंटिव दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड बाहर बेचा भी जा सकता है उसको। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। जो गुड्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव अगर हमारे देश में बन सकता है, इफ वी हैव रिसोर्सेज एंड हम लोग बना सकते हैं उस गुड्स को, देन व्हाई परचेज फ्रॉम अब्रॉड? व्हाई आर वी ऑब्सेसिंग विथ this thing Colgate and Pepsodent when we have Patanjali, Himalaya and Dabur brands, Indian brands? Switch to Indian brand. जो चीज आपको बाहर से मिल रहा है उसका ऑल्टरनेटिव अगर इंडिया में है तो भाई इंडियन गुड्स को प्रमोट करो ना, इंडियन गुड्स को कंज्यूम करो। सो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड कंजम्पशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एज वेल, कि जो चीज बाहर से मिलता है अगर उसको यहाँ पे बनाया जा सकता है तो बनाओ भी, एंड एट द सेम टाइम एनकरेज करो लोगों को इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल आवर डेफिसिट
आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नाउ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग है हमारे देश के पैसे को छोड़ के बाकी सारे देश का पैसा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हुआ या फॉरेन करेंसी हुआ। सो बेसिकली इट इज द करेंसीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑफ ऑल अदर कंट्री एक्सेप्ट फॉर आवर ओन। हमारा खुद का पैसा को छोड़ के बाकी पूरे देश का पैसा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। सो देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज द करेंसी एंड क्लेम ऑफ ऑल अदर कंट्री, सारे देश का पैसा एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक यानी हमारे देश के अंदर का पैसा को छोड़ के, मतलब रुपी को छोड़ के बाकी सारा जो भी आप देखते हो, यानी कि आपका डॉलर ले लो या फिर आपका पाउंड ले लो। पाउंड को कैसे बनाते हैं, ऐसे आई थिंक बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। या डॉलर है, पाउंड है, बाट है, डिरम्स है, ये सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वही होता है। सपोजिटली अगर $1 इज इक्वल टू ₹80, तो मुझे एक फॉरेन करेंसी अक्वायर करने के लिए कितना इंडियन रुपी का रिक्वायरमेंट है? इन ऑर्डर टू गेट होल्ड ऑन टू 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, हाउ मेनी डोमेस्टिक करेंसीज आर रिक्वायर्ड? उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। सो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है दी अमाउंट मतलब द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए किस चीज का? डोमेस्टिक करेंसी का। मतलब इंडियन रुपी का कितना क्वांटिटी चाहिए टू ट्रेड ऑफ या परचेज या अक्वायर, जो भी बोलो आप, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि सपोजिटली $1 को अक्वायर करने के लिए, क्या बना दिया मैंने, $1 को अक्वायर करने के लिए कितना यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेशन के ऊपर। आखिरकार ये एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया कैसे जाता है? तो आपने क्लास 11 में एलपीजी पढ़ा होगा, इफ यू ऑल रिमेंबर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो इट वाज रिगार्डेड एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, फेमसली नोन एज एलपीजी मॉडल। सो ये एलपीजी आने से पहले यानी ग्लोबलाइजेशन होने से पहले 1991 से पहले हमारे इकोनॉमी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था? यहां पे एक्सचेंज रेट यानी $1 के बदले कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करता था? It was determined by RBI's official action। क्योंकि why? क्योंकि आरबीआई को हम लोग क्या बोलते थे? कस्टोडियन बोलते, क्या थे, अभी भी बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कि आरबीआई की कस्टडी में सारे कंट्री का फॉरेन करेंसी एज रिजर्व बना है। तो आरबीआई ही डिसाइड करता था 1991 से पहले कि $1 के अगेंस्ट में कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा। उसी को हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला करते थे। बट जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आया 90s के एरा में, एंड उस टाइम पे इंडिया वाज कंपेल्ड, फोर्स्ड टू अप्रोच वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फॉर नेसेसरी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट, एज लोन, एंड उनको डिनाई कर दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे जी यानी ग्लोबलाइजेशन के तहत एक कंडीशन रखा गया था बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कि आपको अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को मार्केट बेस्ड या फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अब से आरबीआई नहीं डिसाइड करेगा कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट इंडियन रुपी के टर्म में कितना होगा, रादर इट विल बी market based determination, मार्केट बेस्ड डिटर्मिनेशन। एंड मार्केट बेस्ड का मतलब कौन डिसाइड करेगा? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि क्या रेट होना चाहिए। उसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, टाइप्स है। एक तो है क्लीन फ्लोटिंग एंड दूसरा है डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग में देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई एकदम इंटरवीन नहीं करता है, एकदम इंटरफेयर नहीं करता है इन डिसीजन मेकिंग एज टू कितना होना चाहिए रेट ऑफ एक्सचेंज।
बट वहीं मैनेज मतलब यहाँ पे क्लीन फ्लोटिंग में पूरी मार्केट डिसाइड करता है कि क्या होगा रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से तो रेट भाग जाएगा ऊपर शॉर्टेज होने की वजह से, एंड सप्लाई अगर ज्यादा होगा डिमांड से तो सरप्लस होने की वजह से रेट नीचे आ जाएगा, एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैनेज्ड या डर्टी फ्लोटिंग के केस में इनिशियली पहले तो मार्केट ही डिसाइड करता है कि कितना होगा रेट ऑफ एक्सचेंज, बट अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वर्ड यूज करेगा वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल। अगर मार्केट कंडीशन बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर फ्लक्चुएशन या फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन आ रहा है, तब मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई इंटरवीन्स, ठीक है। आरबीआई इंटरवीन्स यानी इंटरफेयर करेगा एंड एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। एंड कोई भी कंट्री किस टाइप का एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है फ्लेक्सिबल के अंदर में? डेफिनेटली मैनेज फ्लोटिंग को, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा ना कि उनका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना, जो इकोनॉमिक स्थिति है यानी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो पूरा कोलैप्स कर जाए, राइट। तो उसके लिए हर कोई मैनेज फ्लोटिंग को ही यूज करता है। आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सेम चीज है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन भी सेम चीज है। बस अंतर यह है कि अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन खुद ब खुद होता है मार्केट में, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत जब भी सरप्लस बीओपी है या डेफिसिट बीओपी है, उसकी वजह से अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अपने आप होता है। बट रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन इज आरबीआई एक्शन। रीवैल्यू या डिवैल्यू आरबीआई जानबूझ के करता है, या तो रिजर्व्स बना के या तो रिजर्व्स को मार्केट में रिलीज करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका अप्रिसिएशन के साथ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अप्रिसिएशन कैसे होता है? इट इज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। ईआरएस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर में अप्रिसिएशन खुद ब खुद होता है, बट रीवैल्यूएशन इज डन बाय आरबीआई। रीवैल्यूएशन इज डन बाय आरबीआई अंडर द मेथड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। आरबीआई करवाता है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब सेम लॉजिक है आपका डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का भी। जस्ट वन सेकेंड, सेम लॉजिक है यहां पे आपका अप्रिसिएशन सॉरी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का भी। क्या हो रहा है इसको, ठीक है अब आप समझ जाइएगा, इरिटेशन हो रहा है। सो अंडर डेप्रिसिएशन भी होगा अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड डिवैल्यूएशन आरबीआई जानबूझ के करता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन होता क्या है। दोनों का ही मीनिंग सेम है, दोनों का ही मीनिंग सेम है। सपोजिटली अगर $1 was ₹80 and that $1 now becomes 60, then $1 becomes 40, मतलब कि जब हमारा एक्सचेंज रेट, मैं एक्सचेंज रेट बोल रहा हूं वैल्यू नहीं, ठीक है। जब हमारा एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, या तो आप ये भी बोल सकते हो, और या तो आप बोल सकते हो राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारा डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपी डॉलर के सामने स्ट्रांग हो रहा है, मतलब रुपी का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, उसी को हम लोग अप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन बोलते हैं। जहां पे अप्रिसिएशन होता कब है, अप्रिसिएशन आता कब है? व्हेन देयर इज अ सरप्लस बीओपी। जब बीओपी में सरप्लस हो तो अप्रिसिएशन खुद ब खुद होता है। सरप्लस बीओपी मतलब क्या हो गया कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? हमारा जो रिसीट्स आ रहा है यानी जो पैसा आ रहा है इकोनॉमी के अंदर में, वो ज्यादा है किससे? पेमेंट से।
हम लोग कमा ज्यादा रहे, पे कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो सप्लाई है डॉलर का वो ज्यादा है डिमांड से। हमारे पास सप्लाई ज्यादा है डॉलर का डिमांड से, तो उससे क्या जनरेट होगा, एक्सेस, उससे जनरेट होगा एक्सेस सप्लाई। किस चीज का एक्सेस सप्लाई, डॉलर का एक्सेस सप्लाई होगा। एंड कोई भी चीज का एक्सेस सप्लाई जब होता है तो उसका रेट, प्राइस के टर्म्स में अगर बात करें और यहां पे रेट के टर्म्स में बात करें तो रेट क्या होता है, नीचे आने लग जाता है। तो रेट नीचे जा रहा है, एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है, इन अदर वर्ड्स हमारा देयरफॉर क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एंड इसको आप बोल सकते हो डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। ठीक है, अगर हमारा करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है मतलब उनका करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है, एंड उनका अगर डेप्रिशिएट कर रहा है तो हमारे टर्म्स में उनका अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो हमारे टर्म्स में वो डेप्रिसिएशन हो गया। अगर डॉलर, क्वेश्चन आता है ऐसा घुमा के पूछता है, अगर डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है मतलब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, और अगर डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है तो मतलब इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। सो आई होप यू विल बी एबल टू कोरिलेट इन द क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। अच्छा, बाय द वे, रिवैल्यूएशन आरबीआई करता कैसे, मैंने अप्रिसिएशन तो बता दिया कि आपका सरप्लस बीओपी से होता है। रिवैल्यूएशन कैसे करेगा, जब बेसिकली आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रिलीजेस इट्स रिजर्व, डॉलर का जो उनके पास रिजर्व्स है उसको मार्केट में जब पेनेट्रेट कर देगा, रिलीज कर देगा, तो उससे भी तो सप्लाई बढ़ जाएगा डॉलर का मार्केट के अंदर, एंड रेट नीचे आ जाएगा। सो आरबीआई जब डॉलर को रिलीज करता है तो वो रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन हैपेंस बाय आरबीआई ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई एंड अप्रिसिएशन हैपेंस ऑन इट्स ओन। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन दोनों का मतलब सेम ही चीज है। ठीक है, डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का मतलब सेम ही चीज है। मतलब सपोजली अगर एक डॉलर 60 पे था और एक डॉलर अब अगर 80 हो जाए, उसके बाद एक डॉलर अगर 100 हो जाए, 100 हो जाए, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, या आप इसको बोल सकते हो फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेगा। डेप्रिसिएशन होता कब है, डेप्रिसिएशन होता कब है, डेप्रिसिएशन होता है आपका ड्यू टू डेफिसिट बीओपी, जब बीओपी में डेफिसिट हो। आइए समझते हैं इसको, डेफिसिट बीओपी को। डेफिसिट बीओपी मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट कम है, हमारा एक्सपोर्ट कम है किससे, इंपोर्ट से। मतलब कि हमारा जो रिसीट्स है वो कम है किससे, पेमेंट से। हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा सप्लाई जो जनरेट हो रहा है डॉलर का वो कम है किससे, डिमांड से। हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा। किसका शॉर्टेज क्रिएट होगा, डॉलर्स का शॉर्टेज क्रिएट होगा, एंड उसकी वजह से रेट क्या हो जाएगा, डॉलर का रेट जाएगा भाग, यानी ऊपर, इंक्रीज हो जाएगा। सो डॉलर का रेट जब बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, मतलब होम करेंसी का हुआ डेप्रिसिएशन, एंड इसको बोल सकते हैं अप्रिसिएशन हुआ किसका, अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, यानी फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर गया। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, समझ आया। एंड डीवैल्यूएशन कैसे होगा, आरबीआई कैसे करेगा डीवैल्यू को, करेंसी को डीवैल्यूएशन कैसे करेगा, शॉर्टेज क्रिएट करना है, सो बाय मेकिंग रिजर्व्स। जब मार्केट से डॉलर को परचेज करके रिजर्व बना लेगा अगर आरबीआई, तो उससे शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा मनी मार्केट में डॉलर का, एंड हमारा करेंसी डीवैल्यू हो जाएगा, डेप्रिशिएट नहीं, डीवैल्यू हो जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर। अगर आरबीआई कर रहा है तो उसको आप रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन बोलेगा, अगर मार्केट में खुद ब खुद हो रहा है तो उसको अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन बोलेंगे। आई होप इतना चीज आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। हमने चैप्टर 6 में भी किया है कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, एंड देन दोनों को ज्वाइन करके इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो सेम चीज है, जस्ट आपको मैं क्विकली गो थ्रू करवा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग डॉलर्स का डिमांड क्रिएट कब करेंगे, फॉर मेकिंग पेमेंट, जब हमें कोई भी चीज का पेमेंट करना है।
ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स जब जब इंपोर्ट होगा, जब जब इंपोर्ट क्रिएट होगा, किसके साइड से? इंडिया के साइड से। इंडिया जब इंपोर्ट करेगा कोई भी चीज बाहर से, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे इंडिया को यूनिलैटरल पेमेंट बाहर करना हो, चाहे इंडिया को कोई अदर इनकम का पेमेंट बाहर भेजना हो, चाहे इंडिया को एफडीआई बाहर करना हो या इंडिया को पोर्टफोलियो बाहर करना हो, तब इंडिया बेसिकली डिमांड क्रिएट करेगा। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया है कि कब कब डिमांड क्रिएट होगा। जब इंडिया इंपोर्ट करेगा गुड्स को, इंपोर्ट करेगा सर्विस को, जब यूनिलैटरल पेमेंट करेगा यानी पैसा भेजेगा बाहर, पेमेंट ऑफ अदर इनकम या कैपिटल आउटफ्लो, मतलब इंडिया एफडीआई या पोर्टफोलियो बाहर करना चाहता है, तब वो पैसा बाहर लेके जाएगा, आउटफ्लोज जनरेट होगा। ठीक है, नाउ डिमांड कर्व कैसा होगा? एक्सचेंज रेट का डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, समझ लीजिए आप। डॉलर का रेट था 80 यहां पे, ठीक है, 80 पे था R0 एंड Q0। जैसे ही डॉलर का रेट हो गया 100, हमारे लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, राइट? हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, तो हम लोग इंपोर्ट कम कर देंगे। जैसे ही इंपोर्ट कम करेंगे, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ने की वजह से हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, Q0 से Q1। एंड अगर डॉलर का रेट हो गया सपोज 60, 80 की जगह 60 पे आ गया, तो हमारे लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो गया है, इंपोर्ट गेट्स चीपर, सस्ता इंपोर्ट पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा डिमांड भी बढ़ जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा डॉलर्स का पेमेंट करने के लिए। दैट इज व्हाई योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सप्लाई कब कब क्रिएट होगा डॉलर का? बेसिकली जब हम लोग जो भी बेचेंगे बाहर देश को, कुछ भी अगर बेचेंगे, तो उसके अगेंस्ट में जो रिसीट, पैसा, इनकम आएगा, उससे अपना सप्लाई जनरेट होगा। तो सप्लाई कब कब जनरेट होगा? इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा कोई गुड्स को तो पैसा मिलेगा, कोई सर्विस को एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा मिलेगा, यूनिलैटरल रिसीट्स जब आएगा, मतलब बाहर का देश कोई हमें गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट कुछ भी दे रहा है तो उसके बदले यूनिलैटरल रिसीट आएगा। रिसीट्स फ्रॉम अदर इनकम, हमने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसके ऊपर हमें रिटर्न आ रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, तो भी सप्लाई जनरेट होगा। एंड कैपिटल इनफ्लो, मतलब जब कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आके एफडीआई या पोर्टफोलियो अगर करता है, तो उससे भी इंडिया का सप्लाई जनरेट होगा डॉलर्स का, ठीक है, पैसा आएगा। नाउ सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए। मान लीजिए डॉलर अगर 80 पे था और ये इसका क्वांटिटी है, अब डॉलर अगर 100 पे हो जाए, तो डोंट यू थिंक हमारे लिए एक्सपोर्ट करना प्रॉफिटेबल हो गया? तो हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर डॉलर का रेट 60 हो गया तो हमारे लिए एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग एक्सपोर्ट को डिस्करेज करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे ही कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर में। दैट इज व्हाई सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली जब इस डिमांड और सप्लाई को कोलैबोरेट करेंगे, मतलब कि ज्वाइन कर देंगे, तो उससे हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकल के आ जाएगा। ये तो आपने किया है ना चैप्टर 6 में, इक्विलिब्रियम के बारे में। सो ध्यान रखिएगा, यहां पे आप प्राइस मत लिख दीजिएगा गलती से, यहां पे एक्सचेंज रेट आएगा, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहे हैं। यहां पे आपका क्वांटिटी दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो गया। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। नाउ अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर चला गया, मतलब 80 से, अच्छा मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ठीक है। अगर हमारा डॉलर का रेट 80 से ऊपर जाना मतलब 100 हो गया। सबसे पहले तो आप मेरे को टर्म बताओ, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऊपर गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज अ डेप्रीसिएशन ऑफ रूपी। रूपी डेप्रीशिएट कर गया एंड अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, ठीक है, डॉलर अप्रिशिएट कर गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये 80 से नीचे, मतलब यहां पे 60 पे आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज, यहां पे इट इज अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज एंड इट इज अ डेप्रीसिएशन ऑफ डॉलर, ठीक है। सो अगर इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर जाए, मतलब डॉलर का रेट अगर 80 से 100 हो जाए, तो हमारे लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, तो हम लोग डिमांड कम कर देंगे, मतलब इंपोर्ट कम कर देंगे। इंपोर्ट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो जाएगा डॉलर का। सिमिलरली जब डॉलर 80 से 100 हो जाएगा तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स प्रॉफिटेबल है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा डॉलर का, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड एंड दैट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सेस सप्लाई। एंड एक्सेस सप्लाई की वजह से सरप्लस जनरेट होगा डॉलर का, एंड वो सरप्लस अनसोल्ड रह जाएगा, दिस विल रिमेन अनसोल्ड। एंड जब वो बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली रेट को क्या करना पड़ेगा? कम होना होगा।
अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वापस से इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली जब हमारा रुपी अगर अप्रिशिएट कर जाए, मतलब 60 हो जाए, 80 से 60, दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, यानी एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाए, तो कम होने के बाद इंपोर्ट सस्ता हो गया, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो गया बोल के हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे बोल के डिमांड देखिए, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो गया। एंड रेट अगर 80 से 60 पे आ जाए तो हमारे लिए एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है, 20 रुपए कम कमाई हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट को कम कर दोगे, एक्सपोर्ट को कम कर दोगे तो आपका सप्लाई भी कम जनरेट होना शुरू हो जाएगा डॉलर का, तो इसीलिए देखिए सप्लाई कम हो गया एंड दैट विल रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर। एंड ड्यू टू एक्सेस डिमांड, ड्यू टू एक्सेस डिमांड क्या इमर्ज करेगा? शॉर्टेज। किसका शॉर्टेज? डॉलर का शॉर्टेज। इन शॉर्टेज की वजह से रेट वापस से भाग के ऊपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है डिटर्मिनेशन कैसे होगा। सो इसी ग्राफ को बनाना है एंड एक्सप्लेन करना है, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। बाय द वे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप, अगर अभी तक आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है एंड नोट्स परचेज नहीं किया है तो शत शत प्रणाम आपको, जय हो। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ने बैठ रहे हैं तो खोजते रह जाएंगे पूरा कि आपको लिख के क्या आना है, तो योर विश, अगर आपको परचेज करना है आप करिए, नहीं करना है मत करिए। जिनको करना है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है लिंक, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। 249 रुपीज में और आपको क्या दे सकता हूं, मैंने आपको पूरा 249 में माइक्रो दे दिया, 249 में मैक्रो दे दिया, और इससे सस्ता मैं आपको क्या दूं। उसमें पूरा नोट्स प्रॉपरली कंपाइल्ड है, उसको डाउनलोड करो, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ एंड अपना चैप्टर को रैप अप करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डेफिसिट हो या सरप्लस हो उसको ऑटोमेटिकली वाइप आउट कर देता है या ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। इसीलिए आप देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है मैंने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एज एन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है किसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम को। डिसइक्विलिब्रियम मतलब चाहे फिर सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सरप्लस होगा तो सरप्लस से अपने आप डेफिसिट आ जाएगा, डेफिसिट होगा तो उससे अपने आप सरप्लस आ जाएगा। अब आप बोलेगा ये क्या बोल रहा है ये आदमी, सरप्लस से डेफिसिट, डेफिसिट से सरप्लस कैसे होगा? आइए समझिए इसको, आपको मजा आ जाएगा समझने में। ठीक है, सपोजिटली हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सरप्लस बीओपी के साथ। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, सरप्लस मतलब क्या होता है अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यानी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ इंपोर्ट से, इन अदर वर्ड्स जो रिसीट्स है वो ज्यादा है पेमेंट से, इन अदर वर्ड्स सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। तो मैं शुरू करता हूं, चेन इफेक्ट्स याद है ना आपको? चेन इफेक्ट कैसे बनाते थे हम लोग चैप्टर 6 में? अगर आपने मेरा वीडियो वो भी नहीं देखा है तो भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स में सब इंटरकनेक्टेड है, माइक्रो क्लियर नहीं है तो मैक्रो भी क्लियर नहीं होगा, तो जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले देख के आइए चैप्टर 6 को, उसके बाद समझिएगा इसको। ठीक है, तो जिनको चेन इफेक्ट याद है तो उनको मैं बता दूं, अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से डॉलर का तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, राइट? सो दिस इज माय न्यू सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से कि ड्यू टू सरप्लस बीओपी, मान लीजिए अगर सप्लाई ज्यादा आ गया डॉलर का तो उसकी वजह से अभी सेम रेट ऑफ एक्सचेंज में, अभी सेम रेट ऑफ एक्सचेंज में सप्लाई कितना होगा डॉलर का? सेम रेट पे, सेम रेट पे डॉलर का सप्लाई हो रहा है इतना Q1, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ई से ए, ये ई से ए इंडिकेट करेगा एक्सेस, खिचड़ी पक जाएगा यहां लिख दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेस सप्लाई फॉर डॉलर, एंड ड्यू टू एक्सेस सप्लाई देयर विल बी एन अनसोल्ड सरप्लस डॉलर का जो कि बिक नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपने क्या सीखा है? नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा, नया इंटरसेक्शन कहां आएगा? यहां पे E1 इधर आ जाएगा, जहां पे नया रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? इतना नीचे। सबसे पहले तो ये हमारा क्या हुआ, मान लीजिए अगर डॉलर था 80 पे और डॉलर आ गया 60 पे, तो सबसे पहले इंडियन टर्म्स में मेरे को बताओ ये हमारे लिए क्या हुआ? दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, हमारा रुपी अप्रिशिएट कर गया। ठीक है, अप्रिसिएशन हो गया, तो अप्रिसिएशन से अपने आप ही डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे? अप्रिसिएशन होने के बाद यानी आफ्टर अप्रिसिएशन, आप खुद सोचो क्या होगा आफ्टर अप्रिसिएशन, क्या होगा? अगर डॉलर 80 से 60 पे आ गया है तो मतलब इंपोर्ट्स आर चीपर नाउ,
अप्रिसिएशन होने के बाद इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। पहले जहां 80 देते थे इंपोर्ट करने में, अब 60 देंगे, तो इंपोर्ट्स आर चीपर एंड लॉसेस इन एक्सपोर्ट। क्योंकि पहले जब एक्सपोर्ट करते थे तो 80 कमाते थे, अब अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 60 कमाएंगे, 60 कमाएंगे। तो बेसिकली हम लोग अप्रिसिएशन होने के बाद एनकरेज किसको करेंगे? हम लोग एक्सपोर्ट को करेंगे कम, इंपोर्ट को करेंगे ज्यादा। ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से। तो ले भैया, आपने शुरू कहां से किया था? आपने सरप्लस से शुरू किया था ना, एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से, और धीरे धीरे सरप्लस की वजह से अप्रिसिएशन आया। अप्रिसिएशन होने के बाद जब इंपोर्ट सस्ता हो गया, आपने इंपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है तो बोल के एक्सपोर्ट को घटाना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ये हमें कहां लेके जा रहा है? ये हमें लेके जा रहा है डेफिसिट के तरफ। तो समझ आया? सरप्लस बीओपी अपने आप ही डेफिसिट के तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, आइए एक और सिनेरियो आप समझ लीजिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नाउ सपोजिटली अगर इफ देयर इज अ डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट बीओपी का मतलब क्या होता है? जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, राइट? इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब हमें पेमेंट ज्यादा करना है, पैसा कम आ रहा है, रिसीट्स कम आ रहा है, पेमेंट ज्यादा होना है। तो इन अदर वर्ड्स हमारा डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से। तो अगर मैं सिनेरियो बनाऊं यहां पे, ये तो ऑलरेडी आपको पता है इक्विलिब्रियम सिनेरियो है। तो डिमांड ज्यादा होने का मतलब कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट माय डिमांड इज ज्यादा। ठीक है, दिस इज व्हाट माय डिमांड इज ज्यादा, D1 D1। अभी सेम रेट में डिमांड कितना है? डिमांड हो रहा है इतना, राइट? इतना डिमांड इज इतना। इसका कुछ नाम दे देता हूं बी। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ई से बी, एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर। ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर इज व्हाट? देयर इज अ शॉर्टेज, एंड डॉलर का शॉर्टेज होने की वजह से उसका रेट क्या हो जाएगा? रेट भाग जाएगा ऊपर। यानी नया इंटरसेक्शन कहां पे आएगा? नया इंटरसेक्शन यहां पे आएगा। नया इक्विलिब्रियम E1 यहां पे होगा, जहां पे रेट क्या हो जाएगा? ऊपर आ गया। सबसे पहले ये बताइए ये हुआ क्या? अगर डॉलर 80 पे था और 100 पे आ गया, डॉलर अगर 80 पे था और रेट बढ़ने के बाद 100 पे आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, रुपीज डेप्रीशिएट हो गया एंड डॉलर अप्रिशिएट हो गया, उल्टा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ आफ्टर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होने के बाद जब डॉलर का रेट ऊपर चला गया है, तो हमारे लिए इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, राइट? इंपोर्ट हमें महंगा पड़ रहा है एंड एक्सपोर्ट्स आर प्रॉफिटेबल। एक्सपोर्ट में मुनाफा होगा, क्योंकि पहले अगर कुछ बेचते तो 80 मिलता, आप बेचेंगे तो 100 मिलेगा अब डेप्रीसिएशन होने के बाद। तो आप किसको एनकरेज करोगे? इंपोर्ट अगर एक्सपेंसिव है तो मतलब आप एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे और इंपोर्ट को घटाओगे। ले बेटा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, ये किस तरफ आ रहे हैं हम लोग? रे बाबा, ये आ रहे हैं हम लोग सरप्लस के तरफ, सरप्लस बीओपी। ठीक है, सो मतलब डेफिसिट बीओपी से अपने आप ही आफ्टर इफेक्ट में सरप्लस बीओपी शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेफिसिट बीओपी की वजह से ही सरप्लस बीओपी अपने आप आ जाएगा, सरप्लस की तरफ आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है which automatically adjust any kind of disequilibrium, whether be it surplus or deficit in the balance of payment automatically. Nothing has to be done to make the adjustment. It will adjust on its own. Got it? Understood? Now, अब जैसे मैंने ये दो अलग अलग ग्राफ बना के आपको समझाया, आपके आईएससी फ्रैंक में एक्चुअली दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो आप भी जब एग्जाम में बनाओगे कोशिश करना कंबाइन करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सरप्लस बीओपी का बना दे रहा हूं। ये किया था ना आपने सरप्लस बीओपी में, सप्लाई कर्व ऐसे S1 यहां आपका नया इक्विलिब्रियम आ रहा था, इसको मार्क कर लेना E1, एंड यहां पे नया रेट ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा R1। ठीक है, ये हो गया सरप्लस बीओपी के लिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ सरप्लस बीओपी, इन केस ऑफ सरप्लस बीओपी। एंड डेफिसिट बीओपी के लिए आपने क्या किया? आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। क्या कलर यूज करूं? चलो मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं। डेफिसिट बीओपी के लिए आप क्या कर रहे थे? ये आपने किया था ना डेफिसिट बीओपी में, डिमांड इंक्रीज हो रहा है D1 D1,
नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? नाउ गलती क्या हो जाता है, इस पॉइंट से दूर रहना, ठीक है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं। साइमल्टेनियस इफेक्ट नहीं बता रहे हैं, सरप्लस और डेफिसिट को दिखा रहे हैं एक ही ग्राफ में, तो गलती से भी इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मार्क करके मत आइएगा, नहीं तो आपका पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, लड्डू मिल जाएगा। सो इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं दूर रहिए, ठीक है, इस पॉइंट से दूर रहिए, इसको गलती से भी इक्विलिब्रियम नहीं मार्क करेगा। ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम मार्क होगा E1, नॉट E1, E2 लिख दे रहा हूं, E2, एंड यहां पे रेट ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, R2। तो बेसिकली देखिए, मैंने जो आपको दो अलग अलग ग्राफ बना के दिखाया, सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रहा है E1, तो देखो सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रहा है E1 ऊपर, एंड डिमांड जब इंक्रीज कर रहा है ऊपर जा रहा है E1, तो यहां पे मैंने E2 लिख के दिखा दिया। सो दिस इज फॉर योर सरप्लस बीओपी के केस में, एंड दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग डेफिसिट बीओपी के केस में, ठीक है, ये आपका डेफिसिट के लिए है, डेफिसिट बीओपी। आई होप दैट इज क्लियर। फ्रैंक में आपका कंबाइन करके दिया हुआ है, तो आई वुड एडवाइस यू कि आप भी कंबाइन करके ग्राफ बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा और ये वाला गलती से इक्विलिब्रियम मार्क हो जाएगा, भाई भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, दो अलग अलग ग्राफ बना के आना एग्जाम में, ठीक है। लूजिंग 1 मार्क इज बेटर देन लूजिंग एंटायर 5 और 4 मार्क का क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है ये दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके बनाने का, तो प्लीज बनाइए, नहीं आ रहा है तो डेफिसिट को अलग दिखाइए, सरप्लस को अलग दिखाइए, सरप्लस अलग दिखाइए, डेफिसिट अलग दिखाइए, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, एंड विद दिस वी फिनिश आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन वन शॉट। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। इफ यू लाइकिंग माय कंटेंट, देन please like, share, subscribe and share this channel with your friends, and let everybody along with you benefit from this quality explanation and education. Till then, keep smiling, keep studying, and start preparing for your examination. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.